बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल साइकिल पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी और आज हमने एम फेज़ को डिस्कस करना है कि माइटोसिस की एम फेज़ क्या है। समरी ये है हमारे दो डिस्कशंस की कि सेलुलर लाइफ एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एक कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल की लाइफ में बार बार रिपीट होते रहते हैं वो अवामिल, और वो सेल बार बार उन्हीं फेजेस से गुजरता रहता है जब तक वो डिवाइड होता रहता है। व्हेन एंड वेयर नीडेड, और जहाँ तक उस टिश्यू को ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है वो प्रोसेस जारी रहता है, और एक ख़ास वक्त आने के बाद वो प्रोसेस रुक भी सकता है। लेकिन ये जो डिवीजन का अमल है इसके मुतल्लिक ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि ये अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग पेस के साथ अलग अलग रफ्तार के साथ हो रहा होता है। आप इसको कांस्टेंट बेसिस पर बयान नहीं कर सकते कि फ़लाँ टिश्यू में इस रफ्तार से ही माइटोसिस हो रही हो, तो वक्त ज़रूरत होता है। पहला मरहला जब सेल ख़ुद को तैयार करता है G1, S और G2 में, इस पूरी उसके लाइफ स्पैन को, सेल की लाइफ के इस हिस्से को इंटरफेज़ कहा जाता है। इंटरफेज़ के बाद सेल एम फेज़ में दाखिल होता है जो कि दो तरह की है। ये एम फेज़ माइटोटिक हो सकती है, इसको हम लिख सकते हैं एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक, or this M stands for meiotic. This may be mitotic or meiotic. माइटोसिस हो अगर M फेज में तो हम इस M फेज को माइटोटिक कहते हैं, और अगर मियोसिस हो और मायोसिस, दोनों वर्ड्स बिल्कुल ठीक है। आप ई भी पढ़ सकते हो, आई भी पढ़ सकते हो। दिस मे बी रेड एज मायोसिस और मियोसिस। अगर माइटोसिस हो तो उस एम फेज को हम माइटोटिक एम फेज, और अगर मियोसिस हो तो उस एम फेज को हम मियोटिक एम फेज के तौर पर कंसीडर करते हैं। माइटोसिस हमारा बेसिक टॉपिक है और जाहिर है इस पर 3-4 डिस्कशंस तो हो जाएंगे। माइटोसिस को पहले हम डिफाइन करते हैं। आम बॉडी सेल्स की डिवीजन है। माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर, पेरेंटल सेल या वर्ड यूज होता है मदर सेल, ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स पैदा कर देता है। एक डेफिनेशन का हिस्सा तो ये है, और ये दोनों डॉटर सेल्स पेरेंटल सेल जैसे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जेनेटिक कंटेंट की यहां कोई तब्दीली नहीं होती। माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स पैदा करने वाली डिवीजन है, एक बात। दूसरा, दिस माइटोसिस does not alter the ploidy of cells. ये सेल्स की प्लॉइडी को नहीं चेंज करती। टर्म थोड़ी डिफिकल्ट लिख दी है मैंने, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने बहुत दफा आपसे ये बात की होगी कि प्लॉइड क्या होता है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड प्लॉइड। ना याद रहे तो फिर आप यूं याद रख लें कि क्रोमोसोम्स की वो तादाद जो हमारे जाइगोट में एक पेरेंट से आती है, मॉम से आती है या डैड से आती है, वो क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है। स्पर्म से जितने क्रोमोसोम आते हैं ना हमारे जाइगोट में, वो एक प्लॉइड होता है, और एग से जितने क्रोमोसोम आते हैं हमारे जाइगोट में वो दूसरा प्लॉइड होता है। तो हम डिप्लॉइड होते हैं, यानी हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से 23 मॉम के हैं और 23 डैड के हैं। ये एक सेट क्रोमोसोम का 23 क्रोमोसोम्स के बराबर है और दूसरा सेट भी 23 क्रोमोसोम्स के बराबर है। तो 46 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं डाईप्लॉइड, 2 प्लॉइड्स।
और 23 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं वन प्लॉयड, मोनोप्लॉयड और हैप्लॉयड। अगर हम माइटोसिस की बात करें और माइटोसिस को हम होता देखें एक डिप्लॉयड सेल में 2n सेल अगर डिवाइड हो और ये 2 2n सेल पैदा कर दे, 2 डॉटर सेल्स, तो वो दोनों में प्लॉयड वैसा ही होगा जैसा पेरेंटल सेल में। और अगर माइटोसिस किसी हैप्लॉयड सेल में हो तो 2 हैप्लॉयड सेल्स पैदा होंगे और यहां भी प्लॉयड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि माइटोसिस की डेफिनेशन ही है कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं और उन दोनों डॉटर सेल्स में जेनेटिक कंटेंट, क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंटल सेल में होती है। यानी माइटोसिस डजंट अल्टर द प्लॉयडी ऑफ सेल्स। ये दोनों किस्मों के सेल्स में हो सकती है, डिप्लॉयड सेल्स में भी हो सकती है, हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकती है। माइटोसिस किसी भी यूं नहीं कहा जा सकता फलां पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में भी हो। जितने भी प्लॉयड रखने वाला कोई सेल हो, ट्रिप्लॉयड हो, टेट्राप्लॉयड हो, पॉलीप्लॉयड हो, अगर वो माइटोसिस से गुजरता है तो बिल्कुल उतने ही क्रोमोसोम्स वाले उससे 2 सेल्स पैदा हो जाते हैं। इसका काम प्लॉयडी को चेंज करना नहीं है। ये तो है डेफिनेशन। यानी बॉडी में अगर कोई डिप्लॉयड सेल है और वो अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी में कोई हैप्लॉयड सेल्स है और वो अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां माइटोसिस के जरिए होगा। ये पूरा काम माइटोसिस के जरिए होगा और माइटोसिस से वो अपनी तादाद को बढ़ाएंगे ताकि उनके क्रोमोसोमल सेट्स की तादाद में कोई अल्टरेशन ना हो, चेंज ना आए। तो ये जो जहां जहां बॉडी में जरूरत होती है, ये लिखा हुआ है इफ एंड वेयर और व्हेन नीडेड। अगर जरूरत हो, वेयर जहां जरूरत हो, व्हेन जब जरूरत हो। डिप्लॉयड सेल ने डिवाइड होना हो, हैप्लॉयड सेल ने डिवाइड होना हो, ये होता रहता। हम जब आगे बढ़ेंगे, मियोसिस को समझेंगे, तो फिर इसकी कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी हमारे सामने आएंगे। अच्छा, माइटोसिस की डेफिनेशन। माइटोसिस को डिस्क्राइब करते हुए बुक ने यूं लिखा है कि ये भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और लेकिन इसको भी हमने कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी की खातिर इसको 2 बड़ी फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। माइटोसिस is divided into 2 big phases. Number 1 is called as karyokinesis and number 2 this is called as cytokinesis. बुक ने यहां वाज़ेह किया है कि ये प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में तकरीबन एक जैसी होती है और उसमें कुछ माइनर सी डिफरेंसेस हैं, वो टॉपिक के अंदर डिस्कस हो जाएंगे। ये प्रोसेस प्लांट और एनिमल सेल्स में तकरीबन एक तरीके से ही होता है, लेकिन यहां बुक ने मेंशन किया है कि फॉर कन्वीनियंस हम एनिमल सेल्स की डिटेल्स को फोकस करेंगे। प्लांट सेल की डिटेल्स को एज डिफरेंस मेंशन कर देंगे और एनिमल सेल की डिटेल को हम ज़्यादा मेंशन करेंगे और उसकी टर्म्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को हम अपने फोकस में लाएंगे। तो ये 2 स्टेजेस हैं माइटोसिस की। एक क्या, कैरियोकाइनेसिस, दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरी है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां से एक बात तो फिर वाज़ेह हो जाएगी, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने मेंशन की थी कि जो ये टर्म माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज होनी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बैक्टीरियल सेल्स के साथ। बैक्टीरियल सेल्स की डिवीजन को वैसे मतलब क्या कहते हैं, आया कुछ दिन में, बैक्टीरियल सेल्स की डिवीजन को हम माइटोसिस नहीं कहते, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। ये माइटोसिस है जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उन सेल्स में होगी ना जिनमें न्यूक्लियस होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की 4 फेजेस।
मतलब वो बात फिर वही वैसे ही लिखी जाती है कि दिस कैरियोकाइनेसिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बट फॉर आवर कन्वीनियंस दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। और उसमें हम क्या लिखते हैं कि ये 4 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस की भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन तमाम स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी इन टर्म्स को डिस्कस करने की बजाय आपको सेल के एनवायरनमेंट में लेके जाता हूं और हम बात करते हैं कि ये कैरियोकाइनेसिस का अमल शुरू कैसे होता है। लेट अस सपोज कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये इसमें 2 क्रोमोसोम्स, अब मैं 2 क्रोमैटिड्स बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें टिपिकली एज एन एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं कि इस सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2। इस इंटरफेज में इस सेल का ये सेंट्रीयूल का पेयर, ये जो सेंट्रीयूल्स का एक पेयर है ये भी डुप्लीकेट हो चुका है। प्रोटीन सिंथेसिस G2 में होती है और तब तक सेंट्रीयूल्स का ये एक जोड़ा, ये देखो ये सेंट्रीयूल एक है, ये दूसरा सेंट्रीयूल है, ये यूं राइट एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे पर इस तरह 90 के एंगल पर रखे हुए होते हैं। ये एक जोड़ा है सेंट्रीयूल्स का। और आपने पढ़ा कि इस एक सेंट्रीयूल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती, तो यानी ये 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरफेज में ये सेंट्रीयूल्स भी डबल हो चुके हैं। सेंट्रीयूल डबल हो चुके हैं का मतलब क्या है कि अब इस सेल के पास जो कैरियोकाइनेसिस में एंटर हो रहा है, इस सेल के पास सेंट्रीयूल्स के ये 2 पेयर्स हैं, ये सेंट्रीयूल्स के 2 पेयर्स हैं, बट दे आर लोकेटेड इन सेम सेंट्रोसोम। अब यहां मुसीबत ये बन गई है कि ये टर्म्स आपने मतलब सेंट्रीयूल बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है सेंट्रीयूल तो पढ़ा हुआ है लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पढ़ा हुआ। अब इस पर रुकना पड़ेगा हम। वो रीजन साइटोप्लाज्म की जिसमें सेल का सेंट्रीयूल होता है, ये एक खास रीजन होती है। सेल की इस रीजन को सेंट्रोसोम कहते हैं। अब जो मैं ये डॉट्स लगा रहा हूं ना, ये जो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक रीजन को डिनोट कर रहा हूं जस्ट। ये देखो, ये इसको अगर मैं लेबल करूं तो इसको हम लिखेंगे दीज आर 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रीयूल्स। ये सेंट्रीयूल्स के 2 जोड़े हैं और ये रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम रीजन है। इस रीजन का कुछ खास कमाल है, तो शायद कभी मेंशन किया हो। ए लेवल्स की बुक में ये नेट से नहीं बता रहा, बुक में ये लिखा हुआ है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स बनाने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो सेंट्रीयूल्स की बजाय ये सोचा जा रहा है, ये स्टडी किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वो सेंट्रोसोम बनाता। यानी साइटोप्लाज्म की ये रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इवन एज कंपेयर्ड विद द सेंट्रीयूल्स देमसेल्व्स। इस रीजन में ऐसा कुछ है। इसकी एक लॉजिक मैं आपको बताऊं, आप समझ जाएंगे शायद कि जिन सेल्स में सेंट्रीयूल्स नहीं होते, स्पिंडल फाइबर्स तो उनमें भी बनते हैं, तो पता चला कि सेंट्रीयूल ना भी हो तो स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। तो उनमें कौन बनाता है? तो उनमें भी यही डिस्कवर हुआ है कि सेल के साइटोप्लाज्म की एक खास रीजन, जिसको हम ये सेंट्रीयूल, यहां सेंट्रोसोम कह रहे हैं एनिमल सेल में, वो रीजन बनाती है सेंट्रीयूल्स। तो यानी सेंट्रीयूल बनाने के लिए साइटोप्लाज्म का एक खास एरिया चाहिए। इस एरिया को क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। और जिन सेल्स में ये नहीं होते सेंट्रीयूल्स, उनके अंदर इसे बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन और सेंटर।
माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स और सेंटर्स। तो यानी सेल के पास इंतजाम जरूर है उसके स्पिंडल फाइबर बनाने का। जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, ये सेंट्रोसोम से सेंट्रियूल्स माइग्रेशन शुरू करते हैं और ये दोनों जोड़े सेंट्रियूल्स के एक दूसरे की उलट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं और आकर एक खास जगह पर अरेंज हो जाते हैं। मसलन यहां अब डायग्राम बना रहे हैं ना, तो हम डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, एक पेयर सेंट्रियूल्स का इधर आ गया, एक पेयर सेंट्रियूल्स का इधर आ गया। जहां आकर ये रुक जाएंगे, अब वो वहां पे नहीं है, वो तो पहले बनाया हुआ ना, ये मूव करके इधर आ गए। जहां आके ये रुक जाएंगे, ये जगह सेल का पोल कहलाएगी। दिस रीजन इज कॉल्ड पोल ऑफ द सेल। और पोल्स को मिलाने वाली ये लाइन, ये क्या कहलाएगी? दिस वुड बी कॉल्ड एज पोलर एक्सिस ऑफ द सेल। तो आप ये देखो कि माइटोसिस को समझा कैसे जा रहा है, ये देखो कि कैरियोकाइनेसिस को स्टार्ट कैसे किया जा रहा है। हमें ये समझना है कि सेल तैयारी कैसे कर रहा है, सेल आगे कैसे बढ़ रहा है, ये करेगा किस तरह से, अपनी पूरी डिवीजन कैसे करेगा, और एक सेल अपने जैसे दो सेल कैसे बनाएगा, लाइफ सेलुलर लेवल पर कैसे खुद को डिवाइड करती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन लाइफ की बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये एक बुनियादी कैरेक्टर है, सेल डिवाइड कर सकता है, तो सबसे पहले वो अपना पोल बनाता है। अब ये टर्म कैसे यूज होगी, ये भी थोड़ा सा मुझे फिर से रुकना पड़ेगा। और अगर हम ग्लोब ड्रा करें, अब ये मैं अपनी तरफ से ग्लोब ही बना रहा हूं, अब पता नहीं क्या बना होगा ये। यहां मसलन नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो इन जमीन के दो पोल्स को मिलाने वाली लाइन, जो नक्शे पर हमने लाइंस लगाई हुई हैं, उन्हें कहते हैं हम, इस लाइन को वहां पे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसको हम आम लफ्जों में पोलर एक्सिस कह सकते हैं। ये जमीन के नक्शे से लफ्ज लिए गए सेल के लिए, ये पोलर एक्सिस। अच्छा, ये तो हो गया पोलर एक्सिस। अब आप जानते हो कि वेस्ट और ईस्ट जो सूरज के रास्ते को शो करने वाली लाइन है, जो ये कहते हैं कि जमीन के ऊपर से साल के कुछ दिनों में सूरज यूं सीधा गुजरता है, और वो जहां जहां से सीधा गुजरता है, जमीन की वो जगह जमीन का मरकज है। आधी जमीन उससे एक तरफ है, आधी जमीन उससे दूसरी तरफ है, उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर, इक्वल तकसीम करने वाली लाइन। ये वेस्ट और ईस्ट को मिलाने वाली लाइन पोलर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, इसे कहते हैं इक्वेटर। बस ये दो लफ्ज ज़हन में रखें, ये इक्वेटर है। अगर मैं सेल में इक्वेटर लगाना चाहूं तो वो कहां होगा? पोलर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लगा देता हूं, ये देखो, ये पोलर एक्सिस है, तो इक्वेटर ऑफ सेल। अगर इस सेल का इक्वेटर बताना है तो ये इक्वेटर होगा। सेंट्रियोल्स के मूव करके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आ जाने से सेल का पोलर एक्सिस डिफाइन हो जाता है। सेल का पोलर एक्सिस कौन डिफाइन करता है? सेंट्रियूल की मूवमेंट। ये सेंट्रोसोम से दोनों जोड़े चलते हैं और अपोजिट एंड्स पर आकर न्यूक्लियस के करीब अरेंज हो जाते हैं। इनके अरेंज होने से ये जो सेल के अंदर रीजन बनती है, इसको क्या कह रहे हैं हम? पोलर एक्सिस। और उस पर परपेंडिकुलर रीजन। तो अब आपको सेल का इक्वेटर और सेल का पोल, सेल का पोलर एक्सिस, ये ज़हन में रखना होगा कैरियोकाइनेसिस को समझने के लिए। अब सिचुएशन क्या है, एक डायग्राम में देखते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पोल्स बन चुके, ये देखो, से इट्स अ सेल। यहां एक पेयर सेंट्रियूल्स का मौजूद है, एक पेयर यहां मौजूद है। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये इस सेल के दो क्रोमोसोम्स हैं।
यहां मौजूद सेंट्रियोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज होना शुरू होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स दो तरह की ऑर्गेनाइज होती हैं। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स की ओरिएंटेशन आउटवर्ड होती है, यानी यूं कह लो कि यहां से सेल मेम्ब्रेन की तरफ ऐसे, और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स की ओरिएंटेशन सेल के अंदर की तरफ होती है ऐसे। इस अमल को कहते हैं असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? असेंबली। असेंबल मतलब इकट्ठे होना। माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठी होना शुरू होती। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल से निकलती हैं और मेम्ब्रेन की तरफ अरेंज्ड होती हैं, इनको कहा जाता है एस्टर्स। और ये जो सेल के न्यूक्लियस की तरफ जा रही हैं या सेंटर की तरफ जा रही हैं, इन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। कितनी चीजें हो गई? सेंट्रियोल, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर दो तरह के, एक ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कभी भी यूं दोनों तरफ से आने वाले स्पिंडल फाइबर कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो यूं आपस में आके मिल जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर मसलन इधर से ग्रो करता हुआ आएगा और इधर वाले से आकर मिल जाएंगे, और ये वाला इसमें आकर इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए वर्ड यूज होता है टू इंटरडिजिटेट। स्पिंडल फाइबर्स from both poles that interdigitate with each other are called polar spindle fibers. इन्हें कहते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो दोनों पोल्स से चलते हैं और सेल के मरकज में आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पोलर स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो नहीं जुड़ पाते और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, इन्हें कहा जाता है नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर्स। एक टर्म और भी है। ये जो पोलर स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनके लिए टर्म यूज होती है कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो नॉन पोलर हैं, जो आपस में नहीं इकट्ठे हो पाते, इनके लिए टर्म यूज होती है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। पोलर फाइबर्स और नॉन पोलर फाइबर्स, अब गिनो कितनी चीजें हो गई? एस्टर्स, पोलर फाइबर्स, नॉन पोलर फाइबर्स, सेंट्रियोल्स। इन चार चीजों के कंबीनेशन को कहा जाता है माइटोटिक अपरेटस। ये सेल का माइटोटिक अपरेटस है। तो सेल अपना माइटोटिक अपरेटस ऐसे बनाते हैं। दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस। इसको इस्तेमाल करना है सेल ने क्रोमोसोम्स की तकसीम के लिए। ये जो नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर्स हैं, इन पर लगना है क्रोमोसोम्स ने। क्या प्लांट्स और एनिमल्स में ये सेम है? प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, हायर वास्कुलर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, लोअर वास्कुलर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। कई और जानदारों में, फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते, एल्गी में हैं, एनिमल्स में। तो जो याद रखना है, जिन जानदारों में सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, उनमें माइटोटिक अपरेटस ये माइटोटिक चार चीजों वाला सेंट्रियोल, एस्टर, पोलर, नॉन पोलर फाइबर्स। जिन जानदारों में सेंट्रियोल्स नहीं हैं, ये आपने अब याद रखना, मैं यहां मैप नहीं बना सकता, टाइम नहीं है। जिन जानदारों में सेंट्रियोल्स नहीं हैं, उन जानदारों में माइटोटिक अपरेटस, ना एस्टर्स होते हैं ना सेंट्रियोल्स होते हैं। उनमें इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन से सिर्फ पोलर और नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर्स ही बनते हैं, लेकिन उनमें भी माइटोटिक अपरेटस बनता जरूर है, बट दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली एंड ओनली दी स्पिंडल फाइबर्स। यहां से ऑनवर्ड डिस्कशन कल करेंगे। थैंक यू।